नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्रीडम एजुकेशन ऑफ इंडिया में। तो दोस्तों, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आगामी पीटीटी परीक्षा 2020 में सम्मिलित होने वाले हैं। उन्हीं विद्यार्थियों के लिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इंडिया जीके के क्वेश्चन कवर करवाए जा रहे हैं। साथ में दोस्तों जो भी अन्य महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से उन्हें भी कवर करवाया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी मदद मिलेगी आपको इस वीडियो के माध्यम से एग्जाम में क्वेश्चन करने में। तो सभी ध्यान से देखो दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है अपने पास, गुलाम वंश की स्थापना किसने की। आपको बताना है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की। तो किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कब की थी? 1206 ईस्वी में की थी। जो अपने पास दिल्ली सल्तनत का काल आता है दोस्तों, उसमें जो पहला वंश आता है वो गुलाम वंश आता है। ठीक है, तो उसी गुलाम वंश की जो स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और क्या फैक्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, तो आपको पता होगा दोस्तों, जो अजमेर में यानी कि जो अपने राजस्थान का अजमेर जिला है उसी वहाँ पर ही अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा बनवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था। यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसके अलावा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बन जाता है अपने पास कुतुबुद्दीन ऐबक से, किसने जो अपने पास दिल्ली में कुतुब मीनार है उसी का निर्माण प्रारंभ करवाया था, जिसको पूर्ण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। तो ये दोनों फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और एक और अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट आता है जिससे आपके अन्य जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। देखो, आपने पढ़ा होगा दोस्तों तराइन के दो युद्ध पढ़े होंगे अपने राजस्थान के संबंध में। तराइन का एक तो आता है प्रथम युद्ध। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था अपने पास 1191 ईस्वी में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था? मोहम्मद गोरी और जो अपने पास चौहान शासक आते हैं पृथ्वीराज तरते, इन्हीं के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तरते की विजय होती है और मोहम्मद गोरी की हार होती है। ठीक है, इसके बाद अगेन अपने पास मोहम्मद गोरी आक्रमण के लिए आता है और तराइन का द्वितीय युद्ध अपने को देखने को मिलता है जो कि 1192 ईस्वी में होता है। ठीक है, तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है वो 1192 ईस्वी में होता है, जस्ट एक साल बाद। तो इसमें क्या होता है, जब मोहम्मद गोरी आता है तो इसका जो सेना का सेनापति होता है वो अपने पास कुतुबुद्दीन ऐबक ही होता है। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि तराइन से भी युद्ध से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो आप बताओ कि 1191 ईस्वी में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में हुआ। किन किन के मध्य हुआ? तो पृथ्वीराज चौहान तरते और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान तरते की विजय हो जाती है। सेकेंड जो तराइन का द्वितीय युद्ध रहता है उसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है, पृथ्वीराज चौहान तरते की हार हो जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली तथा अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? जो भारत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी वो अपने पास रजिया सुल्तान थी। ये रजिया सुल्तान कौन थी दोस्तों? जो अपने पास इल्तुतमिश आता है इसी की ये पुत्री थी। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखना कि जो अपने पास कुतुब मीनार है इसका जो निर्माण प्रारंभ करवाया था वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो उसका निर्माण पूर्ण करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, तो रजिया सुल्तान का क्वेश्चन आपके बीएड परीक्षा में काफ़ी बार पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया? तो अपने पास जो दिल्ली सल्तनत के जो काल आता है उसी में दोस्तों एक शासक हुआ था खिलजी वंश का, उसी ने ही जो सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था, जिसका नाम था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में और क्या महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं आपने राजस्थान जीके में पढ़ा होगा दोस्तों। अपने पास अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रथम आक्रमण होता है राजस्थान में वो 1301 ईस्वी में होता है रणथंभौर में, जहाँ पर अपने को साका देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो 1301 ईस्वी में तो ये रणथंभौर पर आक्रमण करता है। उसी के बाद दोस्तों 1303 ईस्वी में ये चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करता है। चित्तौड़ का जो प्रथम शाखा है दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी के समय ही हुआ था, इसने आक्रमण किया था दोस्तों। उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। 1303 ईस्वी में इसका आक्रमण जो हुआ था चित्तौड़ पर, उसका कारण था दोस्तों जो वहाँ के शासक थे अपने पास रतन सिंह, उन्हीं की एक पत्नी थी दोस्तों पद्मावती। उसी को पाने की चाह में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था, जिसे अपन चित्तौड़ का प्रथम शाखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित दो महत्वपूर्ण फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। आपको पता होगा दोस्तों एक ग्रंथ आता है दोस्तों पद्मावत। ठीक है, तो पद्मावत के जो रचनाकार हैं या इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो कौन है दोस्तों? उसका नाम आप याद रखना, पूछा जा सकता है।
इस ग्रंथ की रचना हुई थी दोस्तों 1540 ईस्वी के समथिंग हुई थी। ठीक है, इसके जो रचनाकार थे दोस्तों वो थे मलिक मोहम्मद जायसी। तो आप ध्यान रखना, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत जो ग्रंथ है इसकी रचना की गई थी। तो ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली में किस शासक ने तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में की थी। जो अपने पास तुगलक वंश आता है दोस्तों, इसकी जो स्थापना की थी वो गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी ने की थी। इसका जो पूरा नाम है दोस्तों गयासुद्दीन का, वो है गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी। ठीक है, इसका मूल नाम तो था दोस्तों शाह गाजी, परंतु जब तुगलक वंश की स्थापना कर देता है तो उसके बाद इसका जो पूरा नाम हो जाता है वो क्या हो जाता है, गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, दिल्ली में जो तुगलक वंश की स्थापना की थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अपने पास दिल्ली सल्तनत में अपन पढ़ते हैं, पहला जो वंश आता है अपने पास वो आता है दोस्तों गुलाम वंश। ठीक है, उसके बाद आता है दोस्तों खिलजी वंश। तो ये क्रम भी आप ध्यान रखना, कौन कौन से वंश आते हैं उसके अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला क्रम आता है गुलाम वंश, दूसरा आता है खिलजी वंश, तीसरा आता है अपने पास तुगलक वंश। ठीक है, चौथा आता है दोस्तों सैयद वंश और अंतिम आता है दोस्तों लोधी वंश। ठीक है, तो ये 5 वंश थे दोस्तों, इनका क्रम आप ध्यान रखिएगा। एक बार वो रिपीट कर देता हूँ, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, किस शासक ने 1506 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण करवाया था। जो अपने पास आगरा नगर है इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों 1506 ईस्वी में, यानी कि आगरा जो शहर है इसे किसने बसाया था। तो आप ध्यान रखना सिकंदर लोधी ने, जिसका मूल नाम था दोस्तों निजाम शाह था, लेकिन जब ये लोधी वंश की स्थापना हो जाती है उसके बाद इसका नाम सिकंदर लोधी हो जाता है। ठीक है, तो सिकंदर लोधी का मूल नाम पूछ ले तो आप बताओगे निजाम शाह। ठीक है, तो आगरा नगर की जो स्थापना की थी दोस्तों वो 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने की थी। तो आपके 5वें क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। जो अपने पास लोधी वंश है ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। ठीक है, तो इसी की जो लोधी वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों, यानी कि इसका जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। ठीक है, तो आप ध्यान रखना बहलोल लोधी, इसी ने दोस्तों लोधी वंश की स्थापना दिल्ली में की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो जो लोधी वंश का अंतिम शासक था दोस्तों, ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, या फिर पूछ ले लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप बताओगे इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी था, चूंकि अपने पास जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था वो लोधी वंश था, इसलिए अपने पास लोधी वंश का अंतिम शासक पूछे या फिर दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक पूछे, आप क्या बताओगे इब्राहिम लोधी। ठीक है, अब देखो इब्राहिम लोधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं एग्जाम की दृष्टि से। एक तो देखो इब्राहिम लोधी के समय अपने पास खातौली का युद्ध देखने को मिलता है। ठीक है, खातौली का युद्ध दोस्तों 1517 ईस्वी में हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था, जो मेवाड़ के राणा थे दोस्तों, राणा सांगा, इनके मध्य हुआ था। ठीक है, तो इब्राहिम लोधी वर्सेज सांगा, इन दोनों के मध्य हुआ था भाई 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध। ठीक है, खातौली अपने कोटा जिले में पड़ता है राजस्थान के, तो ध्यान रखिएगा। इसमें क्या हुआ था, राणा सांगा की हार हो गई थी दोस्तों और इब्राहिम लोधी की विजय हुई थी। तो एक तो खातौली का युद्ध हो गया इंपॉर्टेंट, और क्या बन रहा है दोस्तों इंपॉर्टेंट, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। अपने पास ये अंतिम शासक कैसे बना, क्योंकि जो अपने पास बाबर आता है दोस्तों, मुगल वंश का संस्थापक बाबर, जिसका शासन 1526 से 30 ईस्वी के मध्य रहा था। तो अपने पास जो पानीपत है दोस्तों, हरियाणा में पानीपत का मैदान, वहीं पर एक युद्ध देखने को मिलता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, ये बाबर और अपने पास इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, जो अपने पास बाबर होता है इसकी विजय हो जाती है और इसी के साथ जो अपने पास दिल्ली में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा दोनों चीज़ें। एक तो पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया जो कि 1526 ईस्वी में होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य, जिसमें बाबर की विजय होती है, और इब्राहिम लोधी के समय ही अपने को खातौली का युद्ध देखने को मिलता है इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य। ठीक है, 1517 ईस्वी में, जिसमें इब्राहिम लोधी की विजय होती है। अगला क्वेश्चन देखो भाई एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 ईस्वी में किन शासकों के मध्य हुआ।
तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप। देखिए दोस्तों, ऑप्शन में अगर अकबर नहीं आए, अगर आ जाए नाम मान सिंह, तब भी वो सही हो जाएगा, क्योंकि अपने पास जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था इसमें अकबर स्वयं नहीं आया था दोस्तों। अकबर ने जो इसका सेनापति था दोस्तों मान सिंह जयपुर नरेश, इसी को भेजा था दोस्तों। तो हल्दी घाटी का युद्ध अपने पास अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य देखने को मिलता है। ठीक है, इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला दोस्तों, और इसकी डेट पूछ ली जाए तो आप बताओगे 21 जून 1576 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मूल नाम क्या था? जो अपने पास तानसेन था दोस्तों अकबर के नवरत्नों में से एक था। किसी का आपसे मूल नाम पूछ ले तो आप बताना दोस्तों रामतनु पांडे था। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? अब देखो, मैंने अभी बताया पानीपत का प्रथम युद्ध तो हुआ 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इसी प्रकार जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था ये 1556 ईस्वी में हुआ था दोस्तों अकबर और हेमू के मध्य। ठीक है, इसमें अकबर की जीत होती है और हेमू की हार होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, किस मुगल शासक के दरबार में अंग्रेजी दूत सर टॉमस रो EIC का मतलब है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति हेतु 1616 ईस्वी में भारत आया था? यानी कि आपको बताना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति के लिए कौन से मुगल दरबार में अंग्रेजी दूत सर टॉमस रो भारत आया था? तो अपने पास जो मुगल शासक हैं दोस्तों जहांगीर, यानी कि अकबर के बाद कौन आता है? जहांगीर आता है। तो जहांगीर के दरबार में ही सर टॉमस रो भारत आया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों जो जहांगीर के दरबार में सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था जो व्यापार की परमिशन के लिए, वो विलियम्स हॉकिन आया था। ठीक है, विलियम्स हॉकिन, याद रखना नाम, ये आया था 1608 ईस्वी में आया था। उसी के बाद दोस्तों जो पूर्ण रूप से जो अनुमति मांगी थी, जो अनुमति ली थी, वो सर टॉमस रो ने ही ली थी जहांगीर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था जिसने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 की क्रांति में भाग लिया था? आपको बताना है कि भारत में अंतिम मुगल शासक कौन था जिसने 1857 की क्रांति में भाग लिया था? तो वो थे दोस्तों बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह जफर द्वितीय ने ही 1857 की क्रांति में अपने भारत का नेतृत्व किया था दोस्तों दिल्ली से। तो ये ध्यान रखना, और ये अंतिम मुगल शासक थे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में किन दो शासकों के मध्य हुई थी? जो पुरंदर की संधि हुई थी दोस्तों 1665 ईस्वी में हुई थी, ये किन शासकों के मध्य हुई थी? तो आप बताओगे दोस्तों शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के। जो जयपुर नरेश हैं मिर्जा राजा जयसिंह, और जो शिवाजी हैं दोस्तों छत्रपति शिवाजी, इनके मध्य हुई थी। ठीक है, और शिवाजी कौन थे दोस्तों? जो मराठा राज्य था दोस्तों, इसी की स्थापना शिवाजी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 13, मुगल इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत अकबरनामा के लेखक कौन है? जो अकबरनामा पुस्तक है, जो ग्रंथ है दोस्तों, इसके लेखक है दोस्तों अबुल फजल। अबुल फजल का संबंध अपने राजस्थान के जो नागौर जिला है वहीं से है दोस्तों, नागौर में ही इनका जन्म हुआ था। तो आप ध्यान रखिएगा, जो अकबरनामा जो ग्रंथ है इसके लेखक अबुल फजल हैं। ठीक है, इनका संबंध पूछ ले राजस्थान के कौन से जिले से हैं तो आप बताओगे नागौर जिले से। इसके अलावा दोस्तों अकबरनामा का ही एक भाग है दोस्तों, ये 3 भागों में डिवाइड है दोस्तों। इसका तीसरा जो भाग है उसका नाम है दोस्तों आईने अकबरी। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, तब भी आप क्या बताओगे? अबुल फजल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 14, खालसा पंथ की स्थापना, जो खालसा पंथ हैं दोस्तों की स्थापना किसने की थी? तो अपने पास जो सिखों के अंतिम वो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने ही की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाए कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो आप बताओगे गुरु गोविंद सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना कौन से सिख गुरु ने करवाई? तो अपने पास जो अमृतसर हैं पंजाब में, यहाँ पर जो स्वर्ण मंदिर हैं इसकी स्थापना किसने की थी? तो जो अपने पास सिखों के 5वें गुरु आते हैं दोस्तों गुरु अर्जुन देव, इन्होंने ही की थी। ठीक है, इनके संबंध में और जो महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं उन ये देखिए आप, जो अपने पास गुरु अर्जुन देव हैं इन्होंने ही लगभग 1604 ईस्वी के मध्य जो
सिखों का आदि ग्रंथ कहा जाता है दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, इसी का संकलन किया था। तो आपसे ऐसे भी पूछ ले कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने करा था, तो आप भी बताओगे कि गुरु अर्जुन देव ने ही करा था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो सिख धर्म की संस्थापक हैं या स्थापना की थी वो किसने की थी दोस्तों, अपने पास ये की थी गुरु नानक जी ने, ठीक है, जो प्रथम गुरु थे दोस्तों सिखों के, इन्होंने ही अपने पास सिख धर्म की स्थापना की थी, या फिर आप कह सकते हो सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है। सिखों में ही दोस्तों जो गुरु थे उन्हीं में ही अपने पास छोटे गुरु आते हैं दोस्तों, जिनका नाम था दोस्तों गुरु रामदास। ये गुरु रामदास थे। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, अमृतसर में तो देखो स्वर्ण मंदिर का निर्माण तो किसने करवाया, गुरु अर्जुन देव ने, लेकिन जो अमृतसर नगर है इसकी जो स्थापना की थी दोस्तों, जो अमृतसर नगर है ये बसाया था अपने पास गुरु रामदास ने, जो कि सिखों के चौथे गुरु थे, ठीक है। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वैदिक साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन वेद कौन सा है। जो अपने पास वैदिक साहित्य आते हैं जिनमें अपन 4 वेदों का अध्ययन करते हैं, उन्हीं में जो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन जो वेद हैं वो ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद में अपने को 10 मंडल देखने को मिलते हैं और इसमें टोटल 1028 सूक्त हैं, ठीक है। और जो गायत्री मंत्र हैं दोस्तों वो भी अपने पास ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है, जिसका संबंध तीसरे मंडल से है। तो आप ध्यान रखिएगा गायत्री मंत्र का जो संबंध है वो अपने पास ऋग्वेद से है। और सबसे प्राचीन वेद आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप बताओगे ऋग्वेद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है। जो भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है वो अपने पास जो वेद आता है सोमवेद, इससे मानी जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस वेद में जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियों को दूर करने वाले मंत्र छंदों का प्रयोग हुआ है। यानी कि जादू टोने, तंत्र मंत्र, बीमारियों को दूर करने के लिए जो वेद जाना जाता है वो है अपने पास अर्थववेद, ठीक है। अर्थववेद में ही दोस्तों अपने पास जो जादू टोने हैं, तंत्र मंत्र हैं, इनके छंदों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस वेद में यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्रों एवं नियमों का उल्लेख है। तो अपने पास जो यज्ञ के समय बोले जाने वाले मंत्रों और नियमों का उल्लेख मिलता है ये यजुर्वेद में मिलता है, ठीक है, यजुर्वेद। तो ये वेदों से संबंधित 4 क्वेश्चन थे, इन्हें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जो अपने पास प्राचीन काल में, प्राचीन इतिहास में अपन पढ़ते हैं दोस्तों महाजनपद काल, तो उन्हीं में दोस्तों अपन पढ़ते हैं 16 महाजनपदों का अध्ययन करते हैं। तो उन्हीं का जो वर्णन मिलता है वो कौन से ग्रंथ में मिलता है ये आपको बताना है। तो आप बताओगे दोस्तों अंगुत्तर निकाय, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है दोस्तों अंगुत्तर निकाय, इसी में अपने को 16 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में किस शासक के समय हुआ था। जो अपने पास बौद्ध धर्म है दोस्तों उसमें 4 बौद्ध संगीतियाँ देखने को मिलती हैं। प्रथम जो बौद्ध संगीति है दोस्तों उसका आयोजन 483 ईसा पूर्व में जो हुआ था ये अजातशत्रु के समय हुआ था। अजातशत्रु दोस्तों मगध साम्राज्य में अपने पास जो हरेक वंश आता है उसी का शासक था दोस्तों, ठीक है। जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी दोस्तों वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है, 383 ईसा पूर्व में हुई थी कालाशोक के समय। जो कालाशोक था दोस्तों ये शिशुनाग वंश का संस्थापक था। इसी प्रकार तृतीय बौद्ध संगीति का आप ध्यान रखना, जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी ये हुई थी 251 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। और जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी अपने पास जो मौर्य शासक आता है दोस्तों अशोक, सम्राट अशोक, इसी के समय हुई थी, ठीक है। इसी प्रकार चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में आपको बता दूं, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है इसका आयोजन प्रथम सदी के आसपास किया गया था दोस्तों। जो अपने पास कुषाण शासक आता है दोस्तों कनिष्क, नाम याद रखना कनिष्क, इसके समय हुई थी दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति, ठीक है। ये कुषाण शासक था दोस्तों और कनिष्क ही ऐसा प्रथम भारतीय शासक था दोस्तों जिसने भारत में सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। तो ये सभी फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ चारों बौद्ध संगीतियों का। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन तो हुआ है दोस्तों अजातशत्रु के समय, द्वितीय का हुआ है दोस्तों कालाशोक के समय, तृतीय का हुआ है दोस्तों अशोक के समय और चतुर्थ का हुआ है कनिष्क के समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अर्थशास्त्र के लेखक है। जो अपने पास ग्रंथ आता है अर्थशास्त्र, इसके कौन लेखक थे, कौटिल्य। कौटिल्य को अन्य नाम किससे जाना जाता है, चाणक्य, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, उन्हीं के प्रधानमंत्री थे दोस्तों। इन्होंने अर्थशास्त्र जो
ग्रंथ है दोस्तों इसकी रचना की थी। ठीक है, इसी प्रकार मुद्रा राक्षस नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक थे दोस्तों विशाख दत्त। ठीक है, इसी प्रकार एक पुस्तक आती है इंडिका, इसके जो लेखक थे दोस्तों वो मेगनेस्तीज थे। ठीक है, जो मेगनेस्तीज था दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, इन्हीं के दरबार में ये आया था दोस्तों मेगनेस्तीज। ठीक है, और इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। तो ये तीनों पुस्तकें इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा जो कौटिल्य था, चाणक्य था, ये अपने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था दोस्तों, और उनका प्रधानमंत्री भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से दोस्तों, वी स्मिथ ने किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा है? जो भारत का नेपोलियन कहा है दोस्तों वी स्मिथ ने, वो किसे कहा है? तो आप ध्यान रखिएगा जो गुप्त शासक आता है अपने पास समुद्रगुप्त, इसे कहा है। ठीक है, अभी जो चंद्रगुप्त मौर्य बताया वो तो मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, जबकि अपने पास समुद्रगुप्त गुप्त शासक जो गुप्त वंश है उसी का शासक था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसी के दरबार में एक कवि थे दोस्तों हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग परिस्थिति की रचना की थी दोस्तों। तो आपसे पूछ ले कि प्रयाग परिस्थिति का संबंध कौन से शासक से हैं, तो आप बताओगे समुद्रगुप्त से हैं। हरिसेन किसके दरबार में थे, तो आप बताओगे समुद्रगुप्त के दरबार में थे। ठीक है, किसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शासक के समय चीनी यात्री फायान भारत आया था? तो जो फायान था चीनी यात्री, ये अपने पास चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था दोस्तों ये भी अपने पास गुप्त शासक था, जिसने दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की थी वो अपने पास चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। तो इसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जो चीनी यात्री फायान है इसका जो ग्रंथ था दोस्तों, इसने जो अपना यात्रा वृतांत लिखा था ये फा को की यानी कि फा को की नामक नाम से लिखा था। ठीक है, तो इसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फा को की ग्रंथ किसका है, तो आप बताओगे चीनी यात्री फायान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, अंतिम गुप्त शासक का नाम क्या था? जो अपने पास गुप्त शासक आते हैं उनमें अंतिम गुप्त शासक कौन था, तो आप याद रखना विष्णुगुप्त था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको दोस्तों 25 क्वेश्चन क्लियर करवाए हैं। 25 क्वेश्चनों के साथ साथ जो भी अन्य क्वेश्चन थे आपके एग्जाम की दृष्टि से वो भी मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से आप लिख लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए दोस्तों। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। तो आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।